वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे हम क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है 1A, इसके सारे एमसीक्यू को बनाएंगे। ओके, इसमें टोटल 16 एमसीक्यू है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। ए में है द प्रोबेबिलिटी दैट ए मिनरल सैंपल विल कंटेन कॉपर इज 0.28 and the probability that it will contain copper and iron is 0.36। तो ये स्टेटमेंट सही है या ना गलत है, इसको पहले चेक करेंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं बी, सी और डी में। तो स्टूडेंट ये हम मान लेते हैं सी मीन्स कॉपर एंड आयरन के लिए चूँकि एफ ही इस्तेमाल होता है इसलिए हम इसको एफ मान ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट नोटेशन है। तो कॉपर का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर है 0.28 और कॉपर एंड आयरन दोनों एक साथ आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.36 है। चूँकि बीच में एंड लिखा हुआ है इसलिए क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.36। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों से ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि कॉपर और आयरन ये सिर्फ दो ही जो है मिनरल में ये दोनों ही है। ठीक है, यानी सिर्फ कॉपर और आयरन है और कुछ नहीं है। ओके, तो फिर क्या होगा कि इन या तो कॉपर आएगा या तो आयरन आएगा। ठीक है, तो कॉपर या फिर आयरन इनमें से कोई एक तो श्योर होगा ही, तो फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। यानी श्योर इवेंट मतलब क्या कि या तो कॉपर ही होगा या तो आयरन होगा या दोनों मिक्स होगा। ओके, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग श्योर इवेंट बोलेंगे। तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सी यूनियन एफ मतलब क्या है, आइदर कॉपर और आयरन। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसका फॉर्मूला अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, पी ऑफ सी यूनियन एफ, यानी ये वाला फार्मूला जो है जो मैंने पहले भी बताया है और क्लास 11 का भी फार्मूला है, ए यूनियन बी का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, तो उसी हिसाब से अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ होगा। ओके, अब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये इसका होगा 1, इसका प्रोबेबिलिटी 0.28 और ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे और इसका प्रोबेबिलिटी है 0.36। अब यहाँ से जब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 0.36 से 0.28 को, तो ये कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा और ये बड़ा इसलिए माइनस होगा। अब इसको अगर हम लेफ्ट साइड में कर देंगे तो 1 के साथ ये माइनस इधर होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल कर कितना आएगा, 1 प्लस 0.08 यानी 1.08। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आयरन का प्रोबेबिलिटी है, तो आयरन का प्रोबेबिलिटी कितना जा रहा है, 1.08 यानी 1 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आयरन का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स है। सेकेंड है बी में, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन द टू इवेंट्स ए एंड, यहाँ पर कोई बुक में जो है बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, जबकि ये बी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा बल्कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि मैंने जो है इसको बंगाली वर्जन का जो बुक है उसमें से मैंने मैच किया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन बी होगा। ओके, तो क्वेश्चन में है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर ए और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होगा, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हम चेक करेंगे। तो ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर इंडिपेंडेंट, ये कब होगा कि अगर हम इनका जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दीज, ये समझिए ए के जगह में और ये पूरा बी के जगह में आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज। ये अगर हम दिखा सकेंगे तब इंडिपेंडेंट बोलेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन में क्या है कि जो इन दोनों का हमें इंडिपेंडेंट दिखाना होता है, उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है, उनका अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है, उनका इंटू होता है। ठीक है, तो अगर हम ये दिखा सकेंगे ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो अगर हम लेफ्ट साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा,
देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए मतलब तो ए ही होगा, ठीक। ए और ए का इंटरसेक्शन तो ए ही होता है, इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। और अब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा ब्रेक होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब RHS अगर हम देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 मरतबा आ जा रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जा रहा है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दोनों क्या LHS और RHS सेम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसमें ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब सेम नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों इवेंट क्या हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये इंडिपेंडेंट है, जबकि ये इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स होगा। अब तीसरा है सी में, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द टू इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल ट्रू है, यही सही है, और इसका आंसर भी सी है, क्योंकि ए और बी जब इंडिपेंडेंट होता है तो मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉपर्टी में, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ए बी इंडिपेंडेंट होने से इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होता है। इसके अलावा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी लेंगे वो दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर ए को लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, और यही आंसर है, लेकिन फिर भी हम डी को भी चेक कर लेंगे। डी में क्या बोला है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है, एंड द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और ए और बी इंडिपेंडेंट है, देन द इवेंट्स ए एंड बी मे बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो देखिए जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है और उनका प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे से आप देख लें, ये डी है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए, तब बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जबकि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, चूँकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा, ठीक। और अब ये दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए पहला वाला जो है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी लेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये बिल्कुल ट्रू होगा। ये बुल्स इनइक्वालिटी है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, बुल्स इनइक्वालिटी वहाँ मैंने ये बताया था, ठीक है, कि यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा अलग अलग प्रोबेबिलिटी अगर हम लेते हैं उनका सम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमेशा लेस इक्वल टू होगा, ठीक है। तो बुल्स इनइक्वालिटी के हिसाब से ये ट्रू है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर सी होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी होगा, अगर यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी रहा, ओके। अब बाकी सब फॉल्स हैं, तो फिर भी उसको हम चेक कर लेंगे कि ये फॉल्स क्यों हो रहा है। कि बी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर ये गिवन है तो फिर ये होगा, ये देखेंगे कि ये फॉल्स है। तो 2 का ये तो करेक्ट है, ये बुल्स इनइक्वालिटी हो गया। बी में ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो जब इसको हम क्या करेंगे 1 बाई कर देंगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 बाई करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये मैं पता है, इनइक्वालिटी के चैप्टर में मैंने बताया है। तो 1 बाई करेंगे तो क्या होगा, ये लेस देन इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ। ऐसा कर देने से क्या होगा, अच्छा ये इंटरसेक्शन का ये जो प्रोबेबिलिटी हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अगर नहीं होगा नेगेटिव होने से तब तो ये लेस देन इधर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए ये दोनों प्रोबेबिलिटी भी जो है 0 नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी आमतौर पे 0 नहीं होता, इसलिए हम ये जो प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर रही है एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो फिर तो इधर साइन चेंज हो जाता है, तो हमेशा क्या प्रोबेबिलिटी 0 या पॉजिटिव होता है। तो ये हम मल्टीप्लाई हमने कर दिया ऊपर में,
अब ये क्या बन गया, डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या चीज़ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, है ना, नीचे में ए है तो बी बाई ए होगा। और डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्योंकि इसका डेफिनेशन तो यही है, इसको इस तरह से लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दैट मीन्स ये। तो इससे क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जबकि उसमें जो दिया था उल्टा दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी, तो ये फॉल्स है। ठीक, सी वाला ये भी जो है फॉल्स है। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है लेस इक्वल टू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -1, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न-फेरोज इनइक्वालिटी, जो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक, और डी वाला जो है यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन के जगह में जो है यहाँ इंटरसेक्शन होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग होगा देखें, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स का लॉ यूज़ करेंगे सेट थ्योरी के हिसाब से, दोनों में अगर कॉम्प्लीमेंट है, बीच में अगर इंटरसेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन में आ जाएगा यूनियन, और ये एक साथ हो जाएगा, बाहर में टोटल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स का लॉ बताता है। ठीक है, और अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है किसका, इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, हमेशा कोई भी चीज़ रहे उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर प्रोबेबिलिटी होगा तो दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट को अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट को हटाकर जो आएगा उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ठीक है, तो अगर ए के जगह में ए यूनियन बी रहेगा तो यहाँ भी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होना चाहिए, जबकि वहाँ पे क्या दिया हुआ, वहाँ पे जो है इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन दिया हुआ, तो ये फॉल्स है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ए में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स ए और बी। मतलब बोल रहा है कि इसका मीनिंग बता रहा है, इसका मीनिंग कह रहा है कि इसका मीनिंग है कि ए या बी में से कोई ऑकर नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा, नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी। तब के यहाँ पे बीच में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं आएगा, बीच में क्या लिखा हुआ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए भी नहीं आएगा एंड बी भी नहीं आएगा, बीच में एंड है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ एंड लिखा रहता तो ये ट्रू है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, यानी दोनों ही नहीं आएगा, इसका मीनिंग होगा ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर है ए या बी में से कोई नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। बी में क्या है, इफ़ इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, यहाँ पे जो है ना ये एस नहीं होना चाहिए, ये तीनों के बारे में कहा कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड इज़ द श्योर इवेंट, और ये तीनों जो है आपस में श्योर इवेंट है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1, ये ट्रू है। क्योंकि देखिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी तो एक साथ दो में से कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एक टाइप से हैं। लेकिन श्योर इवेंट अगर है, ये तीनों का श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है मतलब कि इनमें से कोई एक तो हर बार आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, ये तीनों में से कोई एक का आने का चांस श्योर है। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, यूनियन का मीनिंग ए आएगा यूनियन या और बी आएगा और सी आएगा, ए और बी और सी तीनों में से कोई एक का आने का चांस, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा श्योर होगा, यानी उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब आगे सी में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, यानी ये दो है, इसका मीनिंग है कि ए और बी दोनों एक साथ आएगा, एक साथ
ओकर करेगा, ठीक है। तो एक साथ ये क्या यूनियन मतलब क्या एक साथ आने के चांस है? नहीं, यूनियन मतलब तो आइदर ये नहीं आएगा या फिर ये नहीं आएगा, दोनों में से जो है ये नहीं आएगा, ठीक। तो यूनियन का मतलब या तो ये नहीं आएगा या तो ये नहीं आएगा, जबकि इसमें बोल रहा है कि दोनों आएगा एक साथ, तो ये तो फॉल्स है बिल्कुल। डी में क्या है, इफ़ ए इज़ ए सिंपल इवेंट एंड बी इज़ ए कॉम्पाउंड इवेंट connected with a random experiment then probability of A greater than probability of B। तो देखिए मैंने इवेंट जब बताया था वहाँ मैंने इसको क्लियर नहीं किया था कि इवेंट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सिंपल इवेंट और एक को बोलते हैं कॉम्पाउंड इवेंट। कॉम्पाउंड इवेंट किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे इवेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और सिंपल इवेंट है मतलब जिसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए कंपाउंड इवेंट जो है जिसको हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं छोटा छोटा इवेंट में, तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सिंपल इवेंट यानी एक ही इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी कम होगा, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स है। यहाँ पे बोला सिंपल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कंपाउंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द इवेंट्स पहला में इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट, अगर ए और बी आपस में डिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए मैंने बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर ये डिपेंडेंट होगा तो फिर ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर है इसका मीनिंग है कि ए का प्रोबेबिलिटी है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बी पे डिपेंड करेगा ना बी के कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करेगा, दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तब जाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो है ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन है, जबकि इसको बोल रहा है कि ये डिपेंडेंट है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है बी में, इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो फॉल्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, जबकि यहाँ बोला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, बी वाला फॉल्स हो गया। सी में बोला है द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग n फेयर डाइस, यानी n नंबर ऑफ डाइस, यानी लूडो का जो डाइस होता है, एक डाइस, दो डाइस, तीन डाइस, ऐसे करके कितना डाइस है, n डाइस है। फेयर डाइस मतलब, फेयर का मतलब होता है कि डाइस जो होता है लूडो का, उसको अगर हम फेंकेंगे तो वहाँ ये हम लोग मान लेते हैं कि वो कभी खड़ा नहीं होगा, यानी ऐसा होता है ना कि कभी ऐसा खड़ा हो गया कि ना एक आया, ना एक से लेके 6 तक कोई नंबर नहीं आया, ऐसे खड़ा हो गया, तो फेयर डाइस का मतलब है कि कभी वैसा खड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेयर डाइस। तो ये पहले से हम लोग मान के चलते, तो जो भी हो, तो n फेयर डाइस से अगर उसको साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल बोला जा रहा है 6n इक्वली लाइकली इवेंट पॉइंट्स होगा। तो देखिए अगर हम डाइस को एक बार फेंकते हैं तो उसमें 6 पॉइंट होता है, 2 बार अगर फेंकते हैं तो 6 का पावर n पॉइंट्स होता है। ये आप एक नोट करके रख लेंगे ताकि ये काम आए, ओके। अगर एक डाइस को n बार हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में टोटल 6 का पावर n इवेंट पॉइंट्स होता है। अगर 2 बार डाइस को फेंकेंगे ना, या 2 डाइस को एक साथ, तो उसमें टोटल होगा 6 का पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 डाइस हैं 2, ये टोटल उसमें 36 पॉइंट्स होता है। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 36 पॉइंट होगा, यानी 1-1 हो सकता है, दोनों डाइस में 1-1 आए, या दोनों में 1-2 आए, 1-3, 1-4, इस टाइप से करते करते टोटल 36 पॉइंट्स होता है सैम्पल स्पेस में। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, 6 का पावर n, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ 6n दिया हुआ, यानी 6 × n दिया, तो ये फॉल्स है। और डी में है इफ़ एन अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ड 5 टाइम्स, अगर एक
जो कॉइन है उसको अगर हम 5 बार टॉस करते हैं इन सक्सेशन यानी लगातार, देन इट्स सैम्पल स्पेस कॉन्टेंस 32 इक्वली लाइकली इवन पॉइंट्स। ये ट्रू है क्योंकि कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, जितना बार टॉस करते हैं, मान लीजिए n बार अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें टोटल सैम्पल स्पेस में कितना पॉइंट होता है 2 का पावर n। इसमें होता है 6 का पावर n, इसमें होता है 2 का पावर n। तो यहाँ पर 5 बार अगर टॉस करें तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो 2 का पावर अगर 5 होगा, 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है 32 होता है। तो ये ट्रू है, ठीक है। तो नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ 5/8 देन द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट आर। तो ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर किसी इवेंट के आने का प्रोबेबिलिटी 5 जो भी हो तो ऑड्स इन फेवर बताया था और ऑड्स ये अगेंस्ट बताया था। तो इसका ऑड्स इन फेवर कैसे निकलेगा, बहुत इजी, यहीं से निकाल सकते हैं हम। ऑड्स इन फेवर में क्या होता है, ये ऊपर वाला जो है 5 वो सेम रहेगा और जो सेकंड वाला होता है वो होता है 8 में, नीचे वाला में से ऊपर वाला को माइनस करके आता है, ठीक है। यानी 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3। तो करेक्ट होगा ये 5:3 होगा, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये होगा ऑड्स इन फेवर। इसके बाद ऑड्स अगेंस्ट भी हम निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इफ़ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 9:4 देन इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज़। तो ये जो है ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर अगर दिया है 9:4 और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इससे भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये पहला वाला 9 को 9 रहने देंगे और 9 और 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी 9/13 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर इसको हम देख करके समझना चाहते कि ये कैसे हमने बनाया तो इस तरह से होगा। ऑड्स इन फेवर है 9/4। ऑड्स इन फेवर में का डेफिनेशन में क्या था, m/n-m होता है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना होगा m/n। तो m/n कैसे होगा, m मतलब हो गया यहाँ m हो गया 9, तो 9 तो सेम रहा और नीचे में क्या चाहिए n, जबकि यहाँ पे क्या है n-m का वैल्यू है 4। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे m और n-m को, तो ये दोनों ऐड करके -m + m कट जाएगा, n आ जाएगा, यानी 9 और 4 को ऐड करके 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 + 4 कर देंगे 13, तो 9/13 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ओके। इसके बाद 7 में क्या है, 7 में दिया है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ 4/7, यानी किसी एक इवेंट के ना आने का जो चांस है, ना आने का प्रोबेबिलिटी जो है, नॉन ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है वो 4/7 है। देन द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट आर। तो ऑड्स अगेंस्ट निकालना है हमें, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। ना आने का प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स मान लीजिए इवेंट अगर ये है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ना आने का प्रोबेबिलिटी, तो ये दिया हुआ है 4/7। अब हमें निकालना, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उसके आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस करके इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 4/7। अगर आने का ना आने का प्रोबेबिलिटी 4/7 होगा तो आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 4/7, यानी 3/7। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। और ऑड अगेंस्ट का डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि अगर आने का प्रोबेबिलिटी दीज है, ये है, तो ऑड अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी ऑड फेवर जो होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो इससे इसको माइनस करेंगे, 7 में से 3 को उसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 3। तो 7 - 3 यानी 4/3, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो इसका होगा सी। उसके बाद नंबर 8 में इफ़ ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट आर 4:5 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इज़। तो ऑड्स अगेंस्ट दिया है 4:5, तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो देखिए ऑड अगेंस्ट अगर दिया है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकालना है तो बस हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाला है इसको हम पहले लिखेंगे 5 को, यानी पहले 5 आएगा ऊपर में और नीचे में क्या आएगा, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4 + 5, तो ऐड करके लिखेंगे 9 आएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये ऑड अगेंस्ट अगर दिया रहता है,
और ऑड फेवर अगर दिया रहता है तो फिर कैसे बनाते हैं, तो फिर पहला वाला को लिखते हैं 9 और सेकंड वाला को दोनों को ऐड करके लिखते हैं। जबकि अगेंस्ट में क्या करेंगे, पहले सेकंड वाला लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दोनों को ऐड करके। और 9 में है ए नंबर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। पहला जो 11 नेचुरल नंबर है यानी 1 से लेकर 11 तक, उसमें से कोई एक नेचुरल नंबर को हम लोग क्या है रेंडमली उसको चूज़ कर रहे हैं, उसमें से ले चूज़ कर रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज़ इवन इज़, तो फिर जो नंबर हम चूज़ करें उसके इवन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो जिस बिल्कुल ईजी, 1 से लेकर के 11 तक कौन कौन सा इवन नंबर होता है, तो क्या क्या होता है इवन नंबर, तो है 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कितना इवन नंबर हो गया 5। तो 5 हो गया फेवरेबल केस, तो 5 ऊपर में हो जाएगा और टोटल 5 ऊपर में हो जाएगा। टोटल कितना नंबर है, टोटल 11 है, यानी सैम्पल स्पेस में 11 पॉइंट हो गया, तो 5/11 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, नंबर 10 है एन अनबाइस्ड कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स इन सक्सेशन। एक कॉइन को 3 बार टोस्ट किया जा रहा है लगातार सक्सेस। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज, तो एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड रहेगा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कॉइन को टॉस किया गया कितना बार, 3 बार, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितना पॉइंट आएगा 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर n, n के जगह में 3 बार हो रहा है तो 3 होगा, यानी 2 का पावर 3 यानी 8 होगा। तो सैंपल स्पेस में 8 पॉइंट होगा। अब मान लीजिए कि इवेंट ए है एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब जो 3 कॉइन है, हम 3 कॉइन को इस तरह से लिखेंगे। तो एग्जैक्टली 1 हेड मतलब ऐसा हो सकता है कि पहला कॉइन में हेड आया, बाकी दोनों में टेल आएगा, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि बीच वाले कॉइन में हेड आया, बाकी पहला और तीसरा कॉइन में टेल आया। और ऐसा हो सकता है कि पहला 2 में टेल आया, लास्ट वाला में हेड आया। इसके अलावा और कोई केस होगा, और कोई केस नहीं होगा। बाकी अगर हम डबल हेड लेंगे, डबल हेड तो नहीं चाहिए हमें, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 हेड का ये 3 ही केस हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसमें फेवरेबल केस 3 है बाई टोटल केस है 8, तो 3/8 यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 व्हेन एन ऑर्डिनरी डाई इज थ्रोन ट्वाइस इज। एक जो डाई है, डाई मीन्स यहाँ डाइस, ठीक है, डाइस को भी डाई बोलते हैं। लूडो का जो डाई है उसको हमने क्या किया है, फेंका है। कितने बार फेंका, 2 बार फेंका है, ठीक है, ट्वाइस। तो फिर 11 आने का चांस कितना है, 11 आने का दैट मीन्स कि पहला डाइस में जो नंबर आ रहा है और दूसरे डाइस में जो नंबर आ रहा है उन दोनों को प्लस करके टोटल 11 आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखिए 2 डाइस को अगर हम फेंकेंगे टोटल कितना पॉइंट आएगा, टोटल पॉइंट आएगा 6 का पावर 2, 6 का पावर 2। ये हो गया सैंपल स्पेस का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल 36 पॉइंट्स आएगा, ठीक है। अब उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इवेंट है गेटिंग 11 हमें चाहिए। तो 11 कब पॉसिबल होगा, या तो पहला वाला डाइस में 5 आया होगा, दूसरा में 6 आया होगा, तभी 11 होगा। या ऐसा हो सकता है पहला वाला में 6 आया, दूसरा में 5 आया, तभी 11 होगा। इसके अलावा तो और 11 नहीं होगा। बाकी में अगर आप लेंगे, पहला में 4 ले लेंगे तो दूसरा में अगर 6 भी लेंगे तो 10 ही होगा, नहीं होगा 11 नहीं होगा। दोनों में 6 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और होगा ही नहीं। यही 2 केस है ओनली। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये 2 केस है यानी ऊपर में 2 बाई टोटल केसेस 36, ठीक है। तो 2/36 यानी काटेंगे तो 1/18 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला ये सारा फॉर्मूला से बनेगा। नंबर 12 है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 2/3। देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू जो दिया यहीं से बन जाएगा हमारा इजीली। ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, है ना। ये हमें पता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने से ऐसा होगा यूनियन का। अब इसका वैल्यू है 2/3, इसका वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू निकालना है। तो बस 1/2 को इधर कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कितना आएगा 2/3 माइनस 1/2, है ना। तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा 6 और यह हो जाएगा 4 - 3 1/6 आ जाएगा, यानी करेक्ट क्वेश्चन होगा बी। क्वेश्चन 13 है, एचएस में आया 2018 में।
टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। ए का प्रोबेबिलिटी है 3/5 और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 4/9। देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट होने से इसको तो हम तोड़ के लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, इस टाइप से ये दिया हुआ 4/9, इसको तोड़ के लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अब इसका वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स 3/5, यहाँ 3/5 पुट कर देंगे और इसका निकालना है। ये 5 इधर इंटू हो जाएगा, 5 × 4 20 और 3 इधर आ जाएगा, 3 × 9। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20/27। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/9, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ए बाई बी का जस्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। तो यहाँ पे ए बाई बी का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/9, ऊपर में 2/9 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये 4/7। इसको काट के लिखेंगे 2/9 इंटू, ये पलट जाएगा 7/4, काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7/18। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही दिया है तो इसका कोई काम नहीं है, ये इंटरसेक्शन वाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ही काम है। यहाँ पे 7/18 आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 7/18 ए होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 15 में है, दिए 3 इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो एंड एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव मतलब इनमें से कोई एक तो जरूर आएगा, दैट मीन्स श्योर इवेंट बन जाएगा। ठीक, अब ए का प्रोबेबिलिटी है 3/5, बी का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो सी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, एग्जॉस्टिव बोल दिया मतलब इनमें से कोई एक तो ज़रूर श्योर आएगा, दैट मीन्स ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो जाएगा। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, इनमें से कोई एक तो जो श्योर आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। ठीक, और साथ में क्या बोला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने से क्या होगा, यूनियन का प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इसका वैल्यू है 3/5, इसका वैल्यू 1/6, इसका वैल्यू निकालना है। तो जस्ट इन दोनों को प्लस करके इधर कर देंगे लेफ्ट साइड में, यानी 1 से माइनस हो जाएगा इसका प्लस करके। तो ये आ जा रहा है 18 + 5/13, 1 - 23/30, यानी 7/30, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड लास्ट वन इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/13, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज, ये मैंने बताया भी था, HS 15 में आया था। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे इस टाइप से, इसको निकालना है, ये गिवन है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, पूरा का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसका प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, अब 1 - इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 5/13, यानी 1 - 5/13 करने से ही आ जाएगा, यानी कितना आएगा 8/13, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो ये हमारा हो गया MCQ कंप्लीट। इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बेस थ्योरम और आगे फिर बनाऊंगा रैंडम वेरिएबल वगैरह। थैंक यू वेरी मच।